टू स्टडी मानिया। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो बिहार एसएससी बीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो जनरेटर होता है उसके बारे में देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये स्टेटमेंट सही है। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और सेकेंडली क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है? तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसके कारण इंद्रधनुष बनता है। परिवर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। जब वर्षा होती है उसके बाद आकाश में जो जल के सूक्ष्म कण होते हैं उसमें दिखाई देने वाला जो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। और यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिरक्षण के कारण होता है। और इसके बनने में अपवर्तन, परिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तीनों घटनाएं शामिल होती है। तो हमारा आंसर डी सही होगा। और कभी कभार ये होता है कि जो इंद्रधनुष बनता है वो दो बनता है, एक चमकीला और एक छोटा। एक चमकीला और छोटा होता है और दूसरा होता है पहले से थोड़ा ऊपर होता है, धुंधला और बड़ा होता है। और चमकीले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग बाहर होता है। और धुंधले और बड़े इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग अंदर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। गैल्वेनिक सेल का निर्माण एलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा किया गया था। और गैल्वेनिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गैल्वेनिक सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल, यह एक बार प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है। और एक होता है द्वितीयक सेल, इसे पुनः आवेशित कर बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, यानी ये रिचार्जेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परिवर्तित ना हो तो वस्तु किस रंग में दिखाई देगी? तो जब किसी वस्तु के द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी रंग को भाग को अवशोषित कर लिया जाता है तो वह काले रंग का दिखाई देता है। इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो काला रंग होता है यह रंगों की अनुपस्थिति को दिखाता है और यह सभी रंगों के अवशोषण से प्राप्त होता है। जबकि सफेद रंगों की उपस्थिति को दर्शाता है जो वस्तु सभी प्रकाशीय रंगों को परिवर्तित करती है और वो सफेद दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है? तो लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना, ये तो केशिकत्व हो जाएगा। अगला है, शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना। हमारा आंसर यही बी हो जाएगा। यानी जो शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना होता है इसमें केशिकत्व के अलावा और भी जिम्मेदार होता है। केशिकत्व केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। और जो केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। और केश नली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है वो होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टेथोस्कोप दिया हुआ है, तो स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने में मदद मिलती है, इससे हृदय की ध्वनि सुनते हैं। और एक होता है कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापते हैं। और मैनोमीटर दिया हुआ है, तो मैनोमीटर से गैसों के दाब मापते हैं। एक एक्टिनोमीटर होता है, तो एक्टिनोमीटर से सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र माना जाता है। और एक अल्टीमीटर होता है, तो अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। और एक फैदोमीटर होता है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर वृत्तीय पथ के केंद्र के बाहर की ओर एक बल लगता है और इसी बल को अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो दूध से जो क्रीम निकाला जाता है तो इस यंत्र का प्रयोग द्रव में उपस्थिति विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है, जिसमें द्रव को भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। और इस प्रक्रिया में द्रव के जो भारी कण होते हैं हल्कों कणों की अपेक्षा अधिक दूर
पर अर्थात परिधि की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न द्रव्यमान के कण अलग अलग हो जाते हैं, जिससे दूध से क्रीम अलग हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो जब बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है तो इसका मतलब होता है अत्यंत शुष्क मौसम होने वाला है। बैरोमीटर में और भी कुछ होता है, जैसे अचानक गिरना होता है। बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक अगर गिर जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा संभावना चक्रवात की होती है। और बैरोमीटर की ऊंचाई धीरे धीरे गिरती है तो इसका मतलब होता है कि बारिश होने वाली, यानी बारिश की संभावना है। और बैरोमीटर की ऊंचाई अगर धीरे धीरे उठती है तो ये सूखा का संकेत होता है, यानी शुष्क मौसम का संकेत होता है। और बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक उठ जाती है तो इसमें अत्यधिक सूखा का संकेत होता है या अत्यधिक शुष्क मौसम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जैवमंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग ये एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था। हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। 1971 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत जैवमंडल रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य जीवन के सभी भागों एवं इसके सहायक तंत्र के सहित इसे पूर्ण रूपेण संरक्षण प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक परितंत्र में अनुश्रवण व आकलित परिवर्तनों के लिए संदर्भ तंत्र के रूप में कार्य कर सके। विश्व का जो पहला जैवमंडल का स्थापना वर्ष 1979 में हुआ था और वर्तमान में भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है? तो ये होता है पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, इससे पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, जिसका मुख्य कार्य होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। और एक इंसुलिन हार्मोन होता है, ये अग्नाशय में बनता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है और अग्नाशय में मौजूद लैंगरहैंस के आइलेट्स में मौजूद बीटा कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है। और यह जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी इंसुलिन हार्मोन जो होता है या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है क्योंकि? तो अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। तना पौधे का आरोही अक्ष होता है जो जमीन के ऊपर या नीचे हो सकता है। भूमिगत तना के उदाहरण और भी होते हैं, जैसे हल्दी होता है, अदरक होता है, प्याज होता है, आलू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में श्वसन पौधों के किस भाग द्वारा होता है? तो पादपों में श्वसन पत्ती के द्वारा भी होता है, मूल के द्वारा भी होता है और तना के द्वारा भी होता है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें मिलान करना है। तो थाइमिन, B1 का नाम साइंटिफिक नेम थाइमिन होता है। साथ ही बात करते हैं नियासिन का, तो ये B3 का नाम होता है। B3 को नियासिन कहते हैं। और एक होता है पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन मतलब B6 होता है। और राइबोफ्लेविन ये B2 हो जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, B1 मतलब थाइमिन, B2 मतलब राइबोफ्लेविन, B3 मतलब नियासिन, B6 मतलब पायरिडॉक्सिन और B12 होता है एक, उसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि B1 की कमी से बेरीबेरी होता है, B2 की कमी से किलोसिस होता है, B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, B6 की कमी से एनीमिया होता है, चर्म रोग होता है और B12 की कमी से रुधिर क्षीणता होता है, तंत्रिका क्षेत्र में प्रभाव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेव में लाल रंग का कारक कौन सा वर्णक होता है? तो सेव के लाल रंग होने का कारण एंथोसाइनिन होता है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ ही देखेंगे जो टमाटर में लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है और गाजर का लाल रंग जो होता है, गाजरी रंग, वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं, जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है, जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण विटेकर द्वारा किया गया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विटेकर द्वारा जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया था, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। जबकि लिनियस के द्वारा द्विजगत सिद्धांत दिया गया था, जिसमें जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? जो लाइसोसोम होता है उसका निर्माण गोल्गी में होता है। लाइसोसोम में कोशिकीय पाचन क्रिया संपन्न होती है और इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसमें ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद अंतिम रूप से मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब होता है ये सिंपल सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका जलीय अपघटन संभव नहीं होता है। ये आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल में विलेय होते हैं, जैसे पेप्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। और एक होता है ओलिगोसैकेराइड। ये मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड के संगठन से मिलकर बनता है। इसका एग्जाम्पल सुक्रोज और माल्टोज तथा लैक्टोज होता है। और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ये 10 से लेकर के 1000 या उससे भी अधिक मोनोसैकेराइड से बनता है और पानी में अविलेय होता है। ये पानी में नहीं घुलता है। इसका एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कॉमरेड समाचार पत्र के संस्थापक मोहम्मद अली थे। साथ ही देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा अल हलाल, ये अल हलाल के संपादक है। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अभी तो भूल चुके हैं। साथ ही राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखा था, मिरातुल अखबार लिखा था। मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे और संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय थे। और साथ ही बंगाल गजट था, उसके संपादक थे जेम्स हिक्की। अगला क्वेश्चन है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विजयानंद से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। उपयुक्त पंक्तियां किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये स्वामी दयानंद से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था और 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने इसका मुख्यालय मुंबई से लाहौर ट्रांसफर कर दिया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद आदि का विरोध किया था, जबकि स्त्री समानता, अंतरजातीय विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दिया है सहायक संधि। सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। उसके बाद है व्यापक का सिद्धांत, ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद है घेरे की नीति, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। घेरे की नीति मतलब होता है रिंग ऑफ फेंस, इसका शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने किया था। और सहायक संधि की शुरुआत 1798 में वेलेस्ली ने किया था और सबसे पहले हैदराबाद से सहायक संधि किया गया था। जो व्यापक का सिद्धांत है यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी के द्वारा शुरू किया था और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे कुछ, जैसे सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, सतारा 1848 में। उसके बाद संबलपुर को 1849 में। उसके बाद बघाट को 1950 में और सिक्किम को भी 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर को। इन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया गया था? तो राधा कृष्ण आयोग का गठन ये विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में किया गया था। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1948-49 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी थी। और इस आयोग की जो नियुक्ति थी, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था की संरचना की जाँच करना तथा तत्कालीन समस्याओं को पता लगाकर भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देते रहने के हेतु गठित किया गया था और यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन देखते हैं, यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा 1911 में की गई थी, सही है, और 12 में ट्रांसफर कर दी गई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, ये भी सही है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने की थी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा जो स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में रूसी घुसपैठ का विरोध करने और तिब्बत और सिक्किम के बीच सीमा पर विवाद को हल करने के लिए तिब्बत में कर्नल यंग हस्बैंड को अभियान के लिए भेजा था। कर्जन भारत में वायसराय के पद पर 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था। कर्जन द्वारा
1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। कर्जन के समय में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था असम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कनिंघम सर्कुलर पर या परिपत्र भी बोलते हैं आंदोलन असम में चलाया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को हतोत्साहित करने और रोकने के लिए असम के तत्कालीन जन सूचना निदेशक जी.आर. कनिंघम ने 1930 में कनिंघम परिपत्र जारी किया था, जिसमें छात्रों द्वारा किसी भी ब्रिटिश विरोधी और स्वदेशी समर्थक गतिविधि का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत 319 बीस में की थी। और गुप्त संवत गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया पंचांग या कैलेंडर था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। साथ ही बात करते हैं पुराणों तथा हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लिच्छियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो इसमें हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों सूफी संत थे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था और इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर में बनाया था। और एक थे निजामुद्दीन औलिया, अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे अपने योग सिद्ध कहे जाने लगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग करवाया था और इसमें मापने के लिए सन से बनी हुई रस्सी का उपयोग किया जाता था। शेरशाह के समय में पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार के लगान के रूप में देना पड़ता था। शेरशाह ने 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को दोबारा पराजित करके दिल्ली का सुल्तान बना था। और शेरशाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर में हो गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और उनका मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित है। इस मकबरा का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने एकराट तथा सर्वत्रांतक की उपाधि धारण की थी? तो ये थे महापद्मनंद। महापद्मनंद ने 344 ईस्वी में मगध पर नंद वंश की स्थापना किया था और सम्राट महापद्मनंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। पुराणों में इन्हें महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। उन्हें इतिहासकारों द्वारा सर्वक्ष त्रांतक और एकराट की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। तो हमारा आंसर महापद्मनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एल्कीन कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में 2 परमाणु एक साथ जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के साथ, उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका आणविक सूत्र होता है CnH2n। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है। तो जर्मेनियम अर्धचालक होता है और यह आवर्त सारणी के 14वें समूह कार्बन समूह में आता है और यह एक उपधातु भी है और देखने में सिलिकॉन जैसा होता है। जर्मेनियम के इस्तेमाल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अर्धचालक के रूप में इसका प्रयोग होता है और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। जर्मेनियम का कुछ गुण होता है, यह आमतौर पर जस्ते के खनिजों के साथ मिला हुआ पाया जाता है और यह नाइट्रिक एसिड को छोड़कर क्षार और अम्लों से प्रभावित नहीं होता है। जर्मेनियम के इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक में ही किए जाते हैं और जर्मेनियम
और जर्मेनियम ऑक्साइड दोनों ही अवरक्त विकिरणों के साथ पारदर्शी रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो जब किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, तो इसलिए प्रोटॉन की संख्या 18 और न्यूट्रॉन की संख्या 20 दोनों जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? तो देखते हैं, टीन ये तो लौह धात्विक खनिज है, निकल ये भी लौह धात्विक है, कोबाल्ट ये भी लौह धात्विक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अलौह धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता इत्यादि। तो बाकी ऑप्शन में जो दिए हुए हैं ये सभी लौह अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी की टंकी में फंगस को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका फार्मूला होता है C4SO4 × 5H2O और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि? तो एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है। अम्ल को जल में उसके आयनीकरण के आधार पर या तो प्रबल या दुर्बल अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक प्रबल अम्ल हमेशा अम्ल होता है और जो एक जलीय घोल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, और एक जो दुर्बल अम्ल होता है वो ऐसा अम्ल होता है जो जलीय घोल में केवल थोड़ा सा आयनित होता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा होगा? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जो डॉक्टर एनेस्थेसिया देते हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मारेटन ने 1846 में किया था। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज 1793 में जोसेफ प्रेस्टले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डच मेटल किसका मिश्रण होता है? तो जो डच मेटल होता है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं तांबा और टीन। तो तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है, और एक होता है तांबा, जस्ता और टीन। तो तांबा, जस्ता, टीन मिलने से गन मेटल बनता है, और एक होता है तांबा, निकल और जस्ता। तांबा, निकल, जस्ता से जर्मन सिल्वर बनता है। तो याद रखेंगे, जो तांबा और टीन होता है तो तांबा टीन से कांसा बनता है, तांबा, जस्ता और टीन होता है, तांबा, जस्ता और टीन से गन मेटल बनता है, और एक जर्मन सिल्वर होता है जो तांबा, निकल और जस्ता से बनता है, और तांबा और जो जस्ता होता है, तांबा और जस्ता ये पीतल बनता है इससे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है। भारतीय संविधान गणतांत्रिक होता है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत तत्व शामिल नहीं होता है। गणतंत्र का मतलब होता है वह देश जहाँ सरकार का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, और गणतंत्र में वंश का अनुगत उसका कोई शासक नहीं होता है। एक गणतंत्र एक ऐसा देश है जिसमें एक निर्वाचित सरकार और एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि यह लोकतांत्रिक सरकार है, राष्ट्रपति चुने गए हैं, और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक सरकार भी है और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पे केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी किया जा सकता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अतः प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसी अधिनियम के तहत संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया है।
इस अधिनियम के तहत संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं और यह अनुच्छेद 243 के जी में है। जो LM सिंघवी समिति था, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने में सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आगे देखते हैं, आर्थिक विकास दिया हुआ है, तो आर्थिक विकास संबंधित है संरचनात्मक परिवर्तन से। अगला है आर्थिक वृद्धि, ये सकल घरेलू से संबंधित है, सकल घरेलू उत्पाद। और संपोषित विकास, ये पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद है जीवन की गुणवत्ता, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये हुआ है क्रेटेशियस युग में हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। क्रेटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण में शुरू हुआ था। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय, ये भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो भारत में खाद्यान्नों का निर्यात, ये खाद्य प्रबंधन में भारत सरकार का उद्देश्य नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन के उद्देश्य हैं खाद्यान्नों को समाज के कमजोर वर्गों के लोगों तक पहुंचाना, खाद्यान्नों को किसानों से उचित मूल्य पर खरीदना, खाद्यान्नों को बफर स्टॉक में रखना और खाद्य सुरक्षा इत्यादि, ये खाद्य प्रबंधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं, उत्पादक, तो हिरन तो उत्पादक नहीं होता है। सेकंड है प्राथमिक उपभोक्ता, तेंदुआ, ये नहीं होता है, तो टर्शियरी होता है। उसके बाद गौण उपभोक्ता, घास, ये भी नहीं होता है। हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अपघटक बैक्टीरिया होता है जो अपघटक होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में जो सबसे पहले खाते हैं जैसे बकरी, हिरन, चूहा, गाय इत्यादि हो जाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में जो सेकेंडरी रूप से खाते हैं लोमड़ी, सांप, भेड़िया, और तृतीयक में तेंदुआ, बाघ इत्यादि होते हैं। और अपघटक में बैक्टीरिया और फंगी वगैरह होते हैं। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वरीयता क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो वरीयता क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। जब वरीयता की बात करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने स्टेट में आते हैं, पांचवें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, साथ ही एक उप प्रधानमंत्री भी आते हैं। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष, ये छठे स्थान पे होते हैं। और सातवें स्थान पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में होते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये वरीयता में छठे स्थान पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को दर्शाना है। तो देखते हैं, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, और उच्च सदन दिया हुआ है यानी राज्यसभा में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीट है, उसके बाद तमिलनाडु में 18 सीट है और बिहार में राज्यसभा में 16 सीट है। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है और ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो इसमें से नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, यह जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया था तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी, जिसके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाती है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया और जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है। पहले होता है न्यूडेशन होता है यानी नग्नीकरण होता है, फिर प्रवास होता है, फिर आस्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होता है और सबसे लास्ट में स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन होता है। और अगला क्वेश्चन है 47,
निम्न प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो ये पक्षाप मेघ होते हैं जो आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देते हैं। पक्षाप मेघ में सफेद रंग के पंखों के समान प्रतीत होने वाला ये बादल पतले एवं विस्तृत रूप में बिखर जाते हैं और यह सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, पीर पंजाल ये लघु हिमालय में है, सही है। काराकोरम ये ट्रांस हिमालय में है, ये भी सही है। कंचनजंगा लघु हिमालय, ये गलत हो जाएगा, ये तो ग्रेट हिमालय में है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। जो कंचनजंगा है ये लघु हिमालय ना होकर ग्रेट हिमालय, महान हिमालय में है। अगला है करेवा, ये कश्मीर हिमालय में है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की सबसे अधिक मात्रा होती है और चूने की पर्याप्त मात्रा भी पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और इस मिट्टी में गेहूं, चना, जौ, दाल, तिलहन और इत्यादि उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है? तो ये पेट्रोलियम है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम खनिज पाई जाती है और यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक फैली हुई है और इस क्षेत्र में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो हो जाएगा मिजोरम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है, जबकि मिजोरम की बात करते हैं तो ये केवल 2 देशों के साथ मिलती है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो ये संसद बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत में संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति दिया गया है, जिसके अनुसार संसद किसी ऐसे विषय के संबंध में जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है उसके बारे में कानून बना सकती है। तो ये पावर संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंसेलबर्ग स्थलाकृति होता है ये पवन के अपर्दन क्रिया के कारण होता है। इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। पवन के अपर्दन क्रिया से जब कोमल मिट्टी संरचना घिसकर समतल हो जाती है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो लिबेरो जो होता है ये वॉलीबॉल से संबंधित होता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। लिबेरो को आमतौर पर डिफेंसिव स्पेशलिस्ट या बॉल कंट्रोल स्पेशलिस्ट कहा जाता है और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 325 में कहा गया है कि किसी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। जो आर्टिकल 329 है ये निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है 56, निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो इसमें से क्यूराइल की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। साथ ही बात करते हैं क्यूरोसी जलधारा की। तो क्यूरोसी जलधारा ये गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। अगला है फ्लोरिडा की जलधारा। तो फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है और ये भी गर्म जलधारा है। और अग्लुहास की जलधारा है ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये भी गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? तो शांत घाटी जो केरल में है इसको 15 नवंबर 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसका औपचारिक उद्घाटन 7 सितंबर 1985 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम राजीव गांधी थे।
यह केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। साइलेंट वैली की खोज 1847 में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वाइट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत थी? ये 17.7% दशकीय वृद्धि थी। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी हो जाएगा बुखापेस्ट। बात करते हैं बुडापेस्ट की, तो बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है और दिया हुआ है मोगाडिशु। मोगाडिशु जो होता है ये सोमालिया की राजधानी है। अगला दिया हुआ है किंशासा, तो किंशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं, क्वेटर सिटी फिलाडेल्फिया में है, सही है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड में है, ये भी सही है। एम्पायर सिटी ये न्यूयॉर्क को बोलते हैं, ये भी सही है। हर्मिट किंगडम ये जापान नहीं होगा, जो हर्मिट किंगडम होता है ये कोरिया में होगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक होता है ग्रेनाइट सिटी, ये एवरडीन स्कॉटलैंड बोलते हैं। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड हो जाएगा। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को बोलते हैं। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोलते हैं। हर्मिट किंगडम ये कोरिया को बोलते हैं। सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन इसको भी जापान को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है? तो ये बना है बेलारूस। जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न हुआ था और इसी सम्मेलन में बेलारूस को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 2023 में ईरान को एससीओ के 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और 2024 वाले सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। साथ ही एससीओ का विभिन्न शिखर सम्मेलन हुआ था, जैसे 2022 का ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, 2023 का भारत में हुआ था और ये वर्चुअल मोड में हुआ था, 24 का अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था और 2025 का जो है ये चीन में प्रस्तावित है। तो याद रखेंगे, संघाई सहयोग संगठन का 2025 में होने वाला आयोजन स्थल चीन हो जाएगा जो प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है 62, फ्रांस यानी पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का 2024 के किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, हॉकी, जेवलिन थ्रो, कुश्ती, यानी सभी में जीता है। जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 हुआ था, इसमें 4 प्रतिस्पर्धाओं में पदक हासिल किए थे, जिसमें निशानेबाजी, हॉकी, जेवलिन थ्रो और कुश्ती शामिल है, सभी शामिल है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीता था, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक था और इसमें भारत का स्थान 77वां था। साथ ही बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो इसमें नीरज चोपड़ा थे, ये जेवलिन थ्रो में रजत पदक लाए थे। जो मनु भाकर थे, तो मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीती थी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह इस साथ में कंबाइन थे, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीते थे। और स्वप्निल कुसाले ये पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में निशानेबाजी में 51 पदक जीते थे। अहमद सहरमत ये 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में कुश्ती में कांस्य पदक लाए थे और साथ ही हॉकी टीम जो पुरुषों की टीम थी वो कांस्य पदक लाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो रेमल का नामकरण ये ओमान के द्वारा किया गया था। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया था रेमल, उसका नामकरण ओमान किया और यह तूफान पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ ही हम लोग याद रखेंगे कुछ तूफान और उसके प्रभावित क्षेत्र, उसके नामकरण। तो दाना जो तूफान आया था पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, उसका नामकरण कतर ने किया था। असना आया था कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में, उसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। और रेमल जो आया था उसका नामकरण ओमान ने किया था। और एक गैमेन आया था, ये मेडागास्कर में आया हुआ था और इसका नामकरण इस्ताविनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो उदार शक्ति का आयोजन ये मलेशिया में किया गया था। साथ ही कुछ और याद रखेंगे, जैसे नोमैडिक एलिफेंट, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच हुआ था
और एक शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था गोविंदराजन पद्मनाभन को। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से प्रसिद्ध जैव रसायन और भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंदराजन पद्मनाभन को सम्मानित किया गया था और वह वर्तमान में IISc में जैव रसायन विभाग में मानद प्रोफेसर और तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में सेवारत हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आटम को। 17वां राष्ट्रीय फिल्म जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम जो मलयाली फिल्म था उसे दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर थे सूरज आर वड़जात्या, ये फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे ऋषभ शेट्टी फिल्म कंतारा के लिए कन्नड़ भाषा की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो नित्या मेनन और मानसी पारेख हो जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का बात करते हैं तो श्रीपत हो जाएगा और सर्वश्रेष्ठ गीतकार नौशाद सदर खान हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के मनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है? तो ये स्पेन हो जाएगा। स्पेन के मनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है और वह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। इन्हें गुजरात के नलिया में स्थित नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पर्वथनेनी हरीश को। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पर्वथनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है और सेंथिल पांडियन सी है, इन्हें WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। एक है विनय मोहन क्वात्रा, तो इनको अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और है इंद्रमणि पांडे, तो इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक में महासचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये वियतनाम के द्वारा किया गया है। भारत और वियतनाम भारत ने गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया है। साथ ही देखेंगे भारत ने रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता ये भारत और अल्जीरिया के साथ हुआ है। साथ ही एक LNG अवसंरचना है और विद्युत विकास के लिए समझौता किया गया है, ये श्रीलंका के साथ किया गया है। और हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है, ये भारत और जापान के बीच हुआ है। और एक है सेमीकंडक्टर समझौता हुआ है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है फिलिमान यांग को। अफ्रीकी देश कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमान यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसीसी को महासभा का 78वें सत्र में चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में हंगरी देश के श्री साबा कोरेसी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 72, फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 6.25%। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम अग्निबाण है। दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण है और इसे चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस ने लॉन्च किया है। अग्निबाण रॉकेट के इंजन का नाम अग्निलेट है और अग्निबाण सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला भारत का पहला रॉकेट है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन एक प्रकार के रॉकेट इंजन होते हैं जो तरल और गैसीय प्रणोदक के संयोजन का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो ये हुआ था 65.79% और ये चुनाव 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61 कम भी था, जिसमें मतदान 1.61% कम किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, और साथ ही बात करते हैं लक्षद्वीप में सबसे अधिक यानी 84% मतदान हुआ था। उसके बाद असम 81% के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। सबसे कम मतदान बिहार में हुआ था 56.19%। और 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद के रूप में चुनी गई थी। और इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 11 महिला सांसद सदस्य बंगाल से चुनकर आई थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 78 महिला सांसद चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जैनी एर्पेनबेक को प्रदान किया गया था और इनका उपन्यास था कैरोस और ये जर्मनी की थी। 2023 में जॉर्जी गोस्पोदिनो को टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था।